नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कई बार होता है कि हमारे मरीज़ को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद जो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी के बाद कई बार डायलेमा होता है, हमारे दिमाग में दुविधा होती है, क्योंकि डॉक्टर कई बार कहता है कि इस मरीज़ को स्टेंट लगाना चाहिए, कई बार कहता है डॉक्टर कि इस मरीज़ को बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। तो हमारे मन में हरदम शंका होती है कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आती है। तो अगर नाड़ियों की बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट या तो स्टेंटिंग से होता है या बाईपास सर्जरी से होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें स्टेंटिंग कब करनी चाहिए और बाईपास सर्जरी कब करनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेंटिंग यानी कि एंजियोप्लास्टी के बारे में बताऊंगा कि वो कब करनी चाहिए। वो दो फेजेज़ में हम या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि तुरंत यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन, जब कभी भी मरीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है और अगर आप 2 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच गए तो उसकी एंजियोग्राफी कराना अनिवार्य है अगर ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस है। तो कार्डियोलॉजी आपको कहेंगे कि इन्हें तुरंत एंजियोग्राफी करना चाहिए। एंजियोग्राफी करने के बाद कुछ नाड़ियाँ 100% बंद होती है, उसे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा तुरंत खोल लेनी चाहिए ताकि जो हार्ट का डैमेज है वो कम से कम हो। इसीलिए कभी भी इस तरीके की इमरजेंसी हो जहां डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी एंजियोग्राफी की है और अगर वो कहते हैं कि इस एक नाड़ी में जो 100% बंद है या 99% बंद है उसे तुरंत खोल लेनी चाहिए, तो कृपा करके उस डॉक्टर की आप राय लो और टाइम की वेस्ट करे बिना, बगैर टाइम डाले तुरंत एंजियोप्लास्टी कर लेनी चाहिए। इससे हमारे हार्ट में डैमेज नहीं होता है और डैमेज कम से कम होगा। हो सकता है कि उस मरीज़ को उस समय तीनों आर्टरियों में बीमारी हो, लेकिन जो एक आर्टरी जिससे हार्ट अटैक आ रहा है वो तुरंत एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के ज़रिए खोलनी चाहिए। तो ये एक महत्व का इंडिकेशन है स्टेंटिंग का, एंजियोप्लास्टी का। इलेक्टिव केसेस में यानी कि अगर आप हेल्थ चेकअप के दौरान या किसी चेस्ट पेन होते हुए अगर आप अस्पताल में गए जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है और फिर आपकी एंजियोग्राफी हुई और उसके बाद आपको नाड़ियों में बीमारी निकली, तब 2 चॉइसेस रहती है। या तो डॉक्टर कहेगा कि आपको एंजियोप्लास्टी करानी है या फिर कहेगा कि बाईपास सर्जरी करानी है। कई बार होता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास यानी कि फिजिशियन के पास जाते हो तो वो कहेगा कि आपकी एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए, और अगर आप सर्जन के पास जाते हो तो वो कहेगा कि आपकी बाईपास सर्जरी करानी चाहिए। तो हम दुविधा में आ जाते हैं कि हमारे मरीज़ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टेंटिंग का देखते हैं कि अगर आपका ईसीजी में कोई चेंजेस आया, हल्के से चेस्ट पेन हुई और आपका हॉस्पिटल लेके चले गए और कार्डियोलॉजिस्ट ने वहाँ कहा कि आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी करने के बाद आपको तीनों नाड़ियों में बीमारी है या 2 नाड़ियों में बीमारी है और फिर कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि आपको स्टेंटिंग यानी कि छल्ले डालने पड़ेंगे, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमारे मरीज़ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होंगी, क्या हमने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कराना चाहिए या हमें बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। तो स्टेंटिंग के बारे में पहले बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो का स्टेंटिंग यानी कि एंजियोप्लास्टी कब करनी चाहिए इसके साथ। सबसे पहले तो हम अगर आपके मरीज़ को कोई नाड़ियों में बीमारी आई है एंजियोग्राफी के बाद, तो डिसीजन ये लेना है कि हमें एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी करनी है। तो एंजियोप्लास्टी कब करनी है, इसके इंडिकेशंस क्या है ये मैं बताता हूँ। पहला है कि पेशेंट अगर यंग है तो यानी उसकी उम्र अगर 40 साल से कम है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसे स्टेंटिंग करें यानी कि एंजियोप्लास्टी करें, छल्ले डालें। यंग पेशेंट में हम छल्ले इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि
एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर है, यानी एक दूसरे के साथी है। ये दोनों प्रोसीजर अगर हम मिलाते हैं तो हम मरीज़ की आयु 20 से 30 साल से बढ़ा सकते हैं। यानी पहले अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हमें और 5-7 साल का वक्त मिल जाता है, और 5-7 साल के बाद अगर स्टेंट बंद भी होते हैं तो हम बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, जिससे हम 15 से 20 साल की से आयु मरीज़ की बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पेशेंट यंग है, 40 साल से नीचे है, तो हम स्टेंटिंग की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है कि कितनी आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस है, यानी कि एक आर्टरी में ब्लॉक है या 2 आर्टरी में ब्लॉक है या 3 आर्टरी में ब्लॉक है। 1 या 2 आर्टरी में अगर ब्लॉकेजेस है तो उसकी स्टेंटिंग आराम से कर सकते हैं। 3 आर्टरी में भी कई बार स्टेंटिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन 3 स्टेंट डालने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया होता है जहां हम 3 या 4 स्टेंट भी डाल सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन है कि ब्लॉकेज की लंबाई कितनी है आर्टरीज़ में, यानी अगर ब्लॉकेज की लंबाई 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, उसका मतलब ये हुआ कि हमें लंबे स्टेंट डालना पड़ते हैं। लंबे स्टेंट डालने से उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते और ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लंबे स्टेंट अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो, और अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे हम बाईपास नहीं कर सकते, तो प्रिफरेबली बाईपास करनी चाहिए, क्योंकि स्टेंट के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं है लंबे स्टेंट्स में। चौथा है आर्टरी की साइज़, यानी कि चौड़ाई कितनी है आर्टरीज़ की। अगर आर्टरीज़ की चौड़ाई 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उन आर्टरीज़ में स्टेंटिंग के रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं, और अगर 2.5 मिलीमीटर से कम है तो इनमें स्टेंट डालने के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। तो कुल मिला के ब्लॉकेजेस अगर लंबे है या ब्लॉकेजेस की आर्टरीज़ की साइज़ छोटी है, यहाँ पे स्टेंट अच्छे से नहीं काम करते और उनके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। फिर भी अगर पेशेंट यंग है या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम बाईपास नहीं कर सकते, उस स्थिति में इन परिस्थिति में भी स्टेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक ही आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, यानी कि जिस आर्टरी में हमें 3 या 4 स्टेंट लग सकते हैं, उस स्थिति में हमें स्टेंटिंग हो सके उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही आर्टरी में 3 या 4 स्टेंट डालेंगे तो उसके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक इंडिकेशन है कि पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है, 70-80 साल से ज़्यादा है, और उसके साथ साथ उन्हें कई और बीमारियां भी है, जैसे कि कैंसर की बीमारी हो या लिवर की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, जिसमें हमें पता है कि उस मरीज़ की आयु 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं है। और इस स्थिति में अगर हम स्टेंट डाल सकते हैं तो हमें स्टेंट डालना चाहिए हार्ट अटैक से बचने के लिए, क्योंकि बाईपास सर्जरी इन मरीज़ों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी कि हम बाईपास सर्जरी इन मरीज़ों में नहीं करते। लेकिन अगर हमें नाड़ी खोल सकते हैं हम स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी से, तो वैसा ज़रूर से करना चाहिए। जो लास्ट इंडिकेशन है एंजियोप्लास्टी का, कि नाड़ियों क्लीन होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम नहीं होना चाहिए। अगर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा है तो एक मशीन आता है रोटा अब्लेशन, वो रोटा अब्लेशन से वो कैल्शियम को निकाला जाता है और फिर उसमें स्टेंट डाली जाती है। लेकिन ये प्रोसीजर में एक तो रिस्क ज़्यादा है और दूसरा पैसे का खर्च भी ज़्यादा आता है, और अगर किसी कारण से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसमें हमें सर्जरी बाद में करनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये इंडिकेशन लास्ट में दिया है। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट में हम स्टेंट डाल सकते हैं क्या? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। डायबिटिक पेशेंट में हम स्टेंट ज़रूर डाल सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया वो सारे सेटिस्फाई होते हैं। तो आम तौर पर डायबिटीज़ के कुछ अपने प्रॉब्लम है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी नाड़ियाँ छोटी होती है, उनके ब्लॉकेजेस लंबे होते हैं, उनको एक आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, और इसके साथ साथ इनका कई बार हार्ट अटैक साइलेंट होता है, तो इनका हार्ट भी कमज़ोर होता है। तो कुल मिला के कई बार पॉसिबल नहीं होता कि
डायबिटिक मरीज़ में स्टेंटिंग डाली जाए। इसके अलावा उनके आर्टरीज़ में कैल्शियम काफ़ी होता है और वो कैल्शियम नॉन निगोशिएबल होता है, जिसमें हम स्टेंट नहीं डाल सकते। सो इस कारण से डायबिटीज़ में बाईपास सर्जरी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है बजाय एंजियोप्लास्टी के। अगर हाँ, डायबिटिक पेशेंट का लंबाई ब्लॉकेजेस की कम है, यानी 2.5 मिलीमीटर से कम है, या आर्टरीज़ बड़ी है, 3 मिलीमीटर से आर्टरीज़ बड़ी है, ब्लॉकेजेस की लंबाई छोटी है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तब तो हम डायबिटिक मरीज़ में भी स्टेंटिंग कर सकते हैं अगर कैल्शियम नहीं है तो आर्टरीज़ में। अब देखते हैं कि बाईपास सर्जरी किन मरीज़ों में करते हैं। आम तौर पर हम बाईपास सर्जरी हर कोई मरीज़ में कर सकते हैं। जब एंजियोप्लास्टी नहीं था तो हम बाईपास सर्जरी सब मरीज़ों में करते थे, लेकिन जैसे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये प्रोसीजर जब आई मार्केट में, तब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी के ही होते थे। और अगर हम 100 एंजियोग्राफी देखें तो उसमें से 10 या 20% पेशेंट ही सिर्फ बाईपास सर्जरी के लिए आते हैं। 40 से 50% पेशेंट की स्टेंटिंग होती है, और ये अच्छी बात भी है। बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग ये एक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर है, यानी एक दूसरे के साथ चलने वाली प्रोसीजर है। चाहे तो हम पहले स्टेंटिंग कराएं और बाद में बाईपास सर्जरी करें, या पहले बाईपास सर्जरी करें और उसके बाद स्टेंटिंग हो सकती है। इस तरीके से दोनों प्रोसीजर को अगर हम मिलाएं तो मरीज़ की आयु हम 20 से 30 साल तक की आयु बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम एक कॉम्पिटिटिव प्रोसीजर नहीं मानते हैं कि एंजियोप्लास्टी से सर्जरी अच्छी है, सर्जरी से एंजियोप्लास्टी अच्छी, ऐसा नहीं मानते हैं। हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर मानते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर तरीके से ही गिनना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया हो कि हमें कब एंजियोप्लास्टी और स्टेंट किन मरीज़ों में करते हैं और बाईपास सर्जरी हम किन मरीज़ों में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो मेरा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के अलर्ट्स ले, ताकि मैं जब कभी भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।